नमस्कार दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, चौधरी बल्लू राम गोदारा कॉलेज, श्री गंगानगर। आज हम टॉपिक लेते हैं नीति आयोग, और मैं ये पीपीटी उन बच्चों को ध्यान में रख के तैयार कर रहा हूँ जो किसी साक्षात्कार जैसे एसआई का भी इंटरव्यू होने वाला है, तो साक्षात्कार को ध्यान में रखकर मैंने बनाया है। तो देखते हैं कि नीति आयोग क्या है। विशेष करके साक्षात्कार में कुछ व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने पीडीएफ बना रखी है, आपको सेंड कर दी जाएगी, तो मैं इसमें मुख्य मुख्य बातों को विशेष करके लूँगा। जैसे अभी एसओ के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना कब हुई, जिसमें उसने नीति आयोग का पूरा नाम पूछ लिया। तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो यदि इसको इंग्लिश में देखते हैं, नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये फॉर जो है इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार फॉर की जगह ऑफ लिखा आता है, या इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो वहाँ हमें ये बहुत ही यानी कहने शिद्दत से पता होनी चाहिए कि ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो दूसरा, जैसे इसमें दिया है मैंने कि यह गैर संवैधानिक संस्था है। इससे पहले योजना आयोग भी अपने आप में गैर संवैधानिक संस्था थी। तो गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है? जिस संस्था का संविधान में के किसी अनुच्छेद में कोई विवरण नहीं होता, उसे गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। तो साक्षात्कार में इससे संबंधित क्वेश्चन ये भी पुट हो सकता है कि क्या ये गैर संवैधानिक संस्था है या असंवैधानिक संस्था है? तो नहीं, यह असंवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक संस्था है। असंवैधानिक का तात्पर्य जो संविधान के विरुद्ध होता है। कोई कानून विरोधी संस्था बनी है या कोई कानून के विरुद्ध काम हो रहा है, उसे हम असंवैधानिक कहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ये असंवैधानिक नहीं, एक गैर संवैधानिक संस्था है। फिर आता है थिंक टैंक के रूप में। तो देखो, योजना आयोग अपने आप में एक थिंक टैंक के रूप में है। नीति आयोग, योजना आयोग में ऐसा नहीं था। योजना आयोग में सीमित विशेषज्ञों को लिया गया था, उसमें विद्वानों को शामिल नहीं किया गया था। तो पहली बार नीति आयोग के अंदर विशेषज्ञों को, जो शोध कार्य करने वाले विद्वान हैं, उन लोगों को शामिल किया गया है, ताकि किसी भी नीति का निर्माण बहुत ही सोच समझकर विचारशील होकर किया जा सके, विचार करके किया जा सके। हालांकि योजना आयोग में भी किसी नीति का निर्माण विचारों के द्वारा ही किया जाता था, विचार करके किया जाता था, लेकिन उसके अंदर इतने अनुभवी लोग शामिल नहीं होते थे। फिर आता है सहकारी संघवाद। देखो, नीति आयोग का तीसरी इसकी जो विशेषता है वो सहकारी संघवाद बहुत महत्वपूर्ण है। यह सहकारी संघवाद पर आधारित है, जो कि योजना आयोग नहीं था। योजना आयोग में कोई भी नीति का निर्माण जब किया जाता था तो वो केंद्र के द्वारा ही किया जाता है, कैबिनेट के द्वारा किया जाता था। कुछ लोगों के द्वारा बैठ के जो है पूरे देश के लिए नीतियां बना दी जाती थी, जिसमें राज्यों को कोई परामर्श के लिए या राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जाता था। और लेकिन नीति आयोग में ये पहली बार किया गया है कि किसी भी नीति का निर्माण राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं, उनको उनकी मीटिंग ली जाती है। इसके अंदर एक गवर्निंग काउंसिल, हम आगे पढ़ेंगे, बनाई गई है। उस गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल शामिल होते हैं और सभी मिलकर बैठकर किसी नीति का निर्माण करते हैं। जैसे हम कहें कि केंद्र पहले जो योजना आयोग में योजना बनती थी, मान लेते हैं किसी राज्य को, मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि सड़क की आवश्यकता है और उसको शौचालय दिया जा रहा है, मतलब ये है कि उसकी जो ज़रूरत है वो खुद बताएगा। तो अब सीएम खुद वहाँ शामिल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वहाँ जाकर खुद अपने राज्य के लिए नीति का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसको सहकारी संघवाद पर आधारित कहा जाता है। ये इसमें एक बहुत बड़ा सुधार है। फिर कई बार इसमें यूँ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई सहकारी संघवाद है क्या। आपको साक्षात्कार में ऐसा पूछा जा सकता है कि नीति आयोग किस प्रकार सहकारी संघवाद पर आधारित है। तो सहकारी संघवाद से तात्पर्य है जब कोई केंद्र व राज्यों के
पारस्परिक समन्वय से किसी नीति का निर्माण किया जाता है तो उसे हम सहकारी संघवाद कहते हैं। सहकारी संघवाद का हमारे देश में एक और एग्जाम्पल भी है, जीएसटी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीएसटी के अंतर्गत यानी जो एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है हमारी, वैट के स्थान पर जीएसटी को लाया गया है। तो जीएसटी के अंदर एक ही प्रकार का टैक्स लगता है, यानी गुड्स व सर्विस टैक्स, और उसके दो भाग कर दिए जाते हैं। जीएसटी के दो भाग कर दिए जाते हैं। मतलब एक को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी से तात्पर्य है सीजीएसटी का भाग तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और एसजीएसटी का भाग जो है वो राज्य को मिलेगा। इसलिए टैक्स जो है वो केंद्र को भी जा रहा है और राज्यों को भी जा रहा है बराबर मात्रा में। तो यह भी एक सहकारी संघवाद का ही उदाहरण है। आपको इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस समिति की सिफारिश पर वित्तीय आयोग नहीं है, ये लिखने में गलत हो गया, नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग की स्थापना हुई। तो देखो, नीति आयोग के लिए कोई सिफारिश, कोई समिति की सिफारिश नहीं की गई थी। जैसे योजना आयोग नियोगी समिति की सिफारिश पर बना था, लेकिन नीति आयोग में कोई समिति नहीं बनी। कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट की सिफारिश पर ही नीति आयोग बना है, किसी समिति की सिफारिश पर नहीं बनाया गया है। फिर कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग का कार्यकाल कितना है, कि कब तक के लिए बनाया गया है नीति आयोग को। तो नीति आयोग अपने आप में एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका कोई कार्यकाल या समय अवधि नहीं होती है। इसके बाद अपने देखते हैं कि नीति आयोग के सदस्य या संरचना। तो देखो, नीति आयोग के जो सदस्य हैं, अभी जो रिसेंटली 6 जून 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने जब दूसरी बार जो है एनडीए की सरकार आई है, तो इसने योजना आयोग का जो है पुनर्गठन किया गया है। हम इसमें देखते हैं आगे। तो देखिए, 2019 को माननीय मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने 6 जून 2019 को इसका पुनर्गठन किया है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता है। जैसे वर्तमान में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उपाध्यक्ष जो हैं इसके ये बदल दिए गए हैं। पहले जो है अरविंद पनगड़िया जी थे और अभी राजीव कुमार जी जो है, डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है इसके, ये कौन है हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें सीईओ बनाए गए हैं, जो है अमिताभ कांत। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, लेकिन अभी जो इसके सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, और अमिताभ कांत का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और ये स्टार्टअप योजना और मेक इन इंडिया और अतुल्य भारत जैसी योजनाओं के लिए माने गए हैं, इसीलिए इसके कार्यकाल को पुनः बढ़ाया गया है। और उसके बाद आता है इसके पदेन सदस्य, यानी इसके जो है 4 पदेन सदस्य हैं योजना आयोग के, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि व राज्य मंत्री। देखो, गृह मंत्री पहले राजनाथ सिंह थे, तो अभी जो है अमित शाह को बनाया गया है, तो अमित शाह इसके पदेन सदस्य बन गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री तो अमित शाह ही हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली के स्थान पर निर्मला सीतारमण को जो है अभी इसके पदेन सदस्य हैं। कृषि व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो इसके पदेन सदस्य हैं। यानी कहने का मतलब गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि व पंचायती राज मंत्री, कृषि मंत्री जो भी होगा वो इसके पदेन सदस्य होंगे। और उसके बाद पूर्णकालीन सदस्य, तो इसके जो है 3 पूर्णकालीन सदस्य है, 3 सदस्य इसके पूर्णकालिक हैं। डॉक्टर वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वीके पाल, ये इसके पूर्ण काल तक जो है इसमें बने रहेंगे। और इसमें जो है 2 अंशकालीन सदस्य भी होते हैं। वैसे इसमें टोटल सदस्य 9 माने गए हैं, 4 पदेन सदस्य, 5 जो है 5 का मतलब है कि 3 पूर्णकालीन और 2 अंशकालिक सदस्य। तो 5 और 4 9, टोटल 9 इसके सदस्य जो है माने गए हैं। विवेक देव राय को पिछली बार शामिल किया गया था, लेकिन अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। और फिर आता है इसके अंदर कि विशेष आमंत्रण जो है, विशेष आमंत्रण सदस्य भी कुछ इसमें अंदर बनाए गए हैं, जैसे नितिन गडकरी और थावरचंद जो सामाजिक अधिकारिता व न्याय मंत्री हैं, पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सांख्यिकी व कार्यक्रम मंत्री हैं। इनको जो है विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें माना गया है। अब उसके बाद आता है इसकी गवर्निंग कौशल। ये जो इसकी जो बात है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी गवर्निंग कौशल।
सहकारी संघवाद के रूप में यदि नीति आयोग में आपको पूछा जाता है तो आप उसके लिए उदाहरण देंगे गवर्निंग काउंसिल, जो योजना आयोग में नहीं थी। तो इसके अंदर गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है और इसके अंदर मैंने पहले ही बताया है कि सभी राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य हैं और प्रधानमंत्री जी इसकी जो नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। किसी भी नीति का निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक और परिषद है, क्षेत्रीय परिषद। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी नीति आयोग अपने आप के अंदर हम ये कहें कि संघवाद को लेकर चल रहा है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, 2 क्षेत्रों के बीच में कोई विवाद आता है, तो उसके लिए तत्कालिक एक क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया जाएगा और उसके अंदर उन राज्यों के सीएम उसमें शामिल होंगे और वो मिल बैठकर जो है इस समस्या का समाधान करेंगे। इसके लिए क्षेत्रीय परिषदें भी बनाई जाती हैं। अब आता है नीति आयोग का नीति आयोग के संगठन में, जैसे अभी मैंने कहा कि इसके अंदर 3 जो है पूर्णकालिक, इसके 3 जो है पूर्णकालिक सदस्य हैं, 2 अंशकालिक हैं और 4 इसके अंदर पदेन सदस्य होते हैं और टोटल सदस्यों की संख्या हो जाती है 9। तो इसमें 9 सदस्य होते हैं। फिर आता है नीति आयोग के उद्देश्य। नीति आयोग के जो उद्देश्य हैं, देखिए इसमें हम बात करें तो पहला, जैसे क्यों बनाया गया नीति आयोग को, तो राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की जो है नीतियों को एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, यानी कहने का मतलब राज्यों को साथ लेकर राष्ट्रीय विकास के लिए नीति का निर्माण करना ही नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। फिर सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, कि राज्य जब सशक्त होंगे तो अपने आप राष्ट्र भी सशक्त होगा, इसलिए राज्यों को साथ लेकर चलना बहुत आवश्यक है। तो दूसरा, इसके अंदर ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण जो है जो किया जाना है वो विकसित करना और उत्तरोत्तर वृद्धि करना। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ ग्राम स्तर की जो बात की गई है वो एक विकेंद्रीयकरण की बात की गई है। यानी यहाँ क्या है, हम यदि बात करें इसके अंदर कि एक अलग प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न होती है कि ग्राम स्तर से योजनाएं बनकर केंद्र की ओर जाएं, यानी बॉटम टू टॉप की बात की गई है। योजना आयोग में टॉप टू बॉटम था, यानी ऊपर से नीचे की ओर योजनाएं बनती थी। इसके अंदर नीचे से ऊपर की ओर योजनाएं बनाई जाएंगी। फिर इसके अंदर दिया गया है अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन नीतियों व कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर अभी 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। योजना आयोग को सस्पेंड कर दिया गया है, एनडीसी की भी कोई भूमिका नहीं है और अब हमारे सामने नीति आयोग है। और नीति आयोग जो काम जो है वो एक 3 प्रकार की योजनाएं लेकर चल रहा है। यदि हम बात करें तो जो पहली योजना है इसके अंदर विजन, जिसको नाम दिया गया, एक 15 वर्षीय योजना बनाई गई है। पहले 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी, अब 15 वर्षीय योजनाएं हैं। 15 वर्षीय योजना का नाम रखा गया है विजन, और उस विजन को पूरा करने के लिए 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा बनाया गया है। इसी प्रकार आगे आता है आर्थिक विकास से वंचित लोगों को पर विशेष ध्यान देना, अंतर्राज्यीय व अंतर्क्षेत्रीय व अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान को लेकर मंच तैयार करना। फिर है बहुत महत्वपूर्ण कि परंपरागत नौकरशाह के स्थान पर विशेषज्ञता व प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करना। इससे पहले योजना आयोग में जो हम देख रहे थे तो उसमें एक परंपरागत नौकरशाह था, सारा काम नौकरशाह के द्वारा किया जा रहा था, कोई विशेषज्ञ उसमें शामिल नहीं होते थे। पहली बार योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग में ऐसा किया गया कि जो एक परंपरागत जो उसके सचिव है या उसके अंदर कैबिनेट मंत्री हैं, उनके अधीन जो अधिकारी हैं वो मिलकर नीतियों का निर्माण करते थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा न करके बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया है। जिस नीति का निर्माण करना है, जिस क्षेत्र से संबंधित करना है, उनके विशेषज्ञों को उसके अंदर बुलाया जाता है और उनके साथ मिल बैठकर ही योजनाओं का निर्माण किया जाता है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब हम आगे चर्चा करेंगे योजना आयोग के स्थान पर। इसके कुछ प्रश्न हैं जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं और ये मेरे ख्याल में मुझे दूसरी वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए तो दूसरी वीडियो को आप देखेंगे, इसमें हम इतना ही करेंगे।